Hello students and welcome to my YouTube channel. In this session, we'll be covering the main strategy for geography, something that has been highly demanded. इस सेशन में हम मेंस के लिए ज्योग्राफी के लिए क्या स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है उसके बारे में बात करेंगे. ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत बच्चों ने डिमांड की है. So that's why I had floated a Google form both on YouTube as well as on my Telegram channel and WhatsApp channel so that you could fill in all the doubts that you have with regards to mains preparation for geography. मैंने एक गूगल फॉर्म शेयर किया था यूट्यूब पे भी, टेलीग्राम पे भी, व्हाट्सएप चैनल पे भी, ताकि आप वहां पे जो भी अपने डाउट्स हैं उनको यहाँ पे ऐड कर सको, ताकि उनको मैं इस वीडियो के लिए पिकअप कर सकूं. सो मेन जो थीम्स हैं जिनके बारे में बहुत बच्चों ने पूछा है, उन थीम्स को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है. सो आई हैव इंक्लूडेड द मोस्ट कॉमन थीम्स दैट द स्टूडेंट्स हैव आस्क्ड फॉर. इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स के बहुत स्पेसिफिक डाउट्स भी थे जो मैं यहाँ पे नहीं ले पाऊंगी, बट उसके लिए मैं अलग से एक आस्क मी एनीथिंग सेशन रख लूंगी. देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स हु हैड वेरी स्पेसिफिक डाउट्स विथ रिगार्ड्स टू द सब्जेक्ट. सो दो स्पेसिफिक डाउट्स आई माइट नॉट बी एबल टू टेक ओवर हियर. So I'll organize a separate Ask Me Anything session for those doubts. Okay. So let's start with the session. Let's come to the first topic. फर्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं. फर्स्ट टॉपिक ये है कि एक्सपेक्ट क्या करना है ज्योग्राफी से. GS1 में, GS3 में एक्सपेक्ट क्या करना है आपको. व्हाट शुड यू एक्सपेक्ट बोथ फ्रॉम GS1 एज वेल एज GS3 इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी. इसकी बात हम ऑलरेडी हमारे स्ट्रैटेजी वीडियो में कर चुके हैं. वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस ब्रीफली इन द स्ट्रैटेजी वीडियो दैट हैड शेयर्ड फॉर अ फ्यू मंथ्स अगो. कुछ महीने पहले मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो शेयर किया था. उसमें मैंने कवर किया था कि GS1 और GS3 के सिलेबस में क्या क्या आता है. एक बार वापस मैं क्विकली रन थ्रू कर देती हूँ. आई विल रन थ्रू दैट वंस अगेन वेरी क्विकली. लेट्स टॉक अबाउट GS1. सो GS1 में सिंपली जो जियोफिजिकल फिनोमेना है, the geophysical phenomena like volcanoes, like earthquakes, like plate tectonics, continental drift, cyclones, tornadoes, these kind of things they come under over here. Okay, we have the oceanic currents, we have coral bleaching, things like that. ये सारी चीजें, ये सारे जो टॉपिक्स हैं यहाँ पे हमारे आ जाते हैं. उसके बाद कुछ लैंडफॉर्म रिलेटेड क्वेश्चंस लाइक द इनफेमस क्वेश्चन ऑफ फ्योर्ड्स. फ्योर्ड से रिलेटेड एक इनफेमस क्वेश्चन आ चुका है 2023 के मेंस में, राइट, जिसने बहुत बच्चों को कंफ्यूज किया है. दैट क्वेश्चन हैज कंफ्यूज्ड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. वी विल टॉक अबाउट दैट एज वेल. उसके बारे में भी हम बात करेंगे. देन सिंपल क्वेश्चंस विथ रिगार्ड्स टू क्लाइमेट एंड ओशंस, climate change, cryosphere, oceanic currents, ocean warming, water masses, इस टाइप के questions like that from climate and oceanography. Then we come to India. So Indian geography, especially Indian physiography. स्पेशली इंडियन फिजियोग्राफी पे काफी फोकस रहता है GS1 में. GS1 focuses specifically on Indian physiography. We have seen how many times there have been questions with regards to the Himalayas, the sensitivity of the Himalayas or vulnerability of the Himalayas to climate change, to say landslides, right? लैंडस्लाइड्स, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड हिमालयाज में क्या वल्नरेबिलिटी है, इस पे मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस आ चुके हैं, राइट. देन जो हमारे प्लेन्स वाले रीजन्स हैं वहां पे क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट होगा, इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है. How the plains, the northern plains will get impacted, how the food security in the region will get impacted because of climate change. That kind of questions have also been asked. So यहाँ पे जो Indian geography के questions रहेंगे ना, वो थोड़े multifaceted रहेंगे. ऐसा नहीं है कि वहां पे प्योर ज्योग्राफी आपसे पूछी जाएगी. आपसे कुछ एलिमेंट्स सोसाइटी के, कुछ एलिमेंट्स एनवायरमेंट के, ये सारी चीजें भी पूछी जाएंगी. सो इफ यू सी द क्वेश्चन ऑन इंडियन ज्योग्राफी इन GS पेपर 1, that question will not be only from geographical perspective. That question will have elements of society, it will have elements of economy, elements of environment. So it will be a multifaceted question. एक multifaceted question रहेगा usually जो भी Indian geography related question रहेगा. Fine. So after that we come to the questions of human geography where demography, लास्ट ईयर का डेमोग्राफी विंटर वाला क्वेश्चन आपको याद होगा. यू माइट रिमेंबर द डेमोग्राफिक विंटर क्वेश्चन, राइट. सो वी कैन गेट क्वेश्चंस फ्रॉम डेमोग्राफी, क्वेश्चंस फ्रॉम सेटलमेंट्स, स्पेशली विथ रिगार्ड्स टू urbanization.
फाइन. सो सेटलमेंट से मेनली अर्बनाइजेशन रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन, और उसमें थोड़ा अमलगमेशन अगेन रहेगा सोशल इश्यूज का, क्योंकि जीएस पेपर 1 में सोशल इश्यूज का पोर्शन भी आता है, सोसाइटी और सोशल इश्यूज का पोर्शन, right? GS paper 1 also includes the portion of society and social issues. So any questions asked from these sections, they will be again an amalgamation of geography and social issues society. So कोई भी question and topic से आएगा वो इन दो subjects का amalgamation रहेगा, geography और social issues. Then we come to the economic geography. Economic geography में यहाँ पे सबसे important है location. The most important part in economic geography for GS paper 1 is location. Location of the industries, industries का location और resources का location. Industries के location में बस उनसे related locations नहीं, उनसे related challenges and opportunities को भी पूछा जा सकता है. So it is not just the location of the industries, but the challenges with regards to some industries in, say, India, or how these industries they are getting you or exploring more and more opportunities. That kind of questions can also be asked. आपको याद होगा sugarcane industry का migration South India में हो रहा है, इस पे question आ चुका है. Decentralize कैसे हो रही है हमारी cotton industry, उस पे question आ चुका है. Iron and steel industry की locations कैसे change हो रही हैं, उस पे भी question आ चुका है. So there have been questions with this regard for the sugar industry, the sugar mills, how the sugar mills, they are shifting towards the south from the north of India, how the cotton textile industry is decentralizing, or how the iron and steel industry, it is, you know, its location is evolving over time. So इस type के question यहाँ पे आ सकते हैं easily. With regards to resources, जो critical mineral mission है वो अभी इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है. The Indian government has launched the critical minerals mission. So a very high chance that in this year itself you might get asked a question on any of the critical minerals. So critical mineral पे question इस साल भी आ सकता है, क्योंकि ये मिशन इस साल ही लॉन्च किया गया है. So resource location बहुत important हो जाता है. इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक प्री के पहले वीडियो डाला हुआ था. I'll post the link in the pin section. मैं पिन कमेंट में उसकी लिंक ऐड कर दूंगी, ठीक है. So this video I had already made with regards to the location of different minerals, especially the critical minerals. So I'll post the link over here itself. Fine. चलो. देन ये लोकेशन वाला पोर्शन हो गया. इसके अलावा एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चंस आते हैं ना. एग्रीकल्चर के जो क्वेश्चन हैं ये रेवोल्यूशंस, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, फॉर एग्जांपल ब्रू रेवोल्यूशन रिलेटेड क्वेश्चन रिसेंटली आई थिंक 3 years ago आया था. So there was a question with regards to brew revolution just 3 years ago. There might be questions on specific crops, the importance of specific crops. Like pulses पे question पूछा जा चुका है, millets पे पूछा जा चुका है. They have asked questions on pulses and millets. What are the advantages of these crops, right? So from the geographical perspective, in crops के advantage क्या हैं? Geographical, environmental, ecological, social, सारे importances आपको list down करने रहेंगे. Multifaceted answers लिखेंगे. कैसे लिखेंगे अभी मैं उस पे आऊंगी. You'll have to write multifaceted answers in these regards. How? That we'll discuss in a while. Just a while. Fine. So ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं. Apart from this, GS1 में disaster management रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए. फाइन. सो डिजास्टर मैनेजमेंट अगर हम टॉपिक देखें वो GS3 का टॉपिक है. GS3 में लिस्टेड है द सब्जेक्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, बट उससे रिलेटेड क्वेश्चन GS1 में भी पूछे गए हैं. So in GS1, the questions with regards to disaster management have also been asked. Even though the subject disaster management is listed in GS paper 3, but its questions have come in GS paper 1 because a lot of disasters are geographical in nature. बहुत सारे disasters geographical disasters हैं. आप landslides ले लो, cyclones ले लो, आप tornadoes ले लो, earthquakes ले लो, volcanoes ले लो, tsunamis ले लो. All these disasters that I have just listed, these are geographical in nature. ये सारे ही जो disasters जिनकी मैंने बात की ये geographical है nature में. So उन questions में उन disaster के बारे में पूछा जाता है और
इंडिया की प्रिपेयर्डनेस विथ रिगार्ड्स टू वो डिजास्टर्स, ये भी पूछा जाता है. So in these questions, the UPSC it asks about these disasters plus how the Indian government or the Indian policy makers have responded to those disasters. So these kind of questions have been asked. ये questions पूछे जा चुके हैं. साइक्लोन्स की बात करें तो साइक्लोन नेमिंग पे क्वेश्चन आ चुके हैं, साइक्लोन्स की कलर कोडेड वार्निंग्स पे क्वेश्चन आ चुके हैं. वो सारी चीजें जो हम ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में, फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं. ठीक है. So there have been questions with regards to cyclones, with regards to the color coding warnings of the cyclones, the naming of the cyclones. These questions have been asked and we study these things in Indian physical geography. Then let's come to GS3. Now GS3 में economy, environment, disaster management और भी सब्जेक्ट्स हैं, बट इन 3 सब्जेक्ट्स के रिगार्ड में ज्योग्राफी में जो आप पढ़ते हो उससे क्वेश्चन आ सकते हैं. So in these 3 subjects of GS3, of course, there are multiple other subjects as well included in GS3. It's a very dynamic paper. But for the subjects economics, environment and disaster management, geography related information can be utilized. So for economics, we have the whole section of economic geography. So from economic geography, specifically agriculture related questions are asked in GS paper 3. Agriculture से related जो questions हैं GS paper 3 में पूछे जाते हैं. ठीक है. So agriculture, इसके different typologies, इसके different revolutions, challenges, these things we study in geography as well. ये चीजें हम geography में भी पढ़ते हैं जिनके question GS3 में आ सकते हैं. Then transport and communication related questions can again be asked. We study this in geography as well and in economy as well. इसको हम geography में भी पढ़ते हैं, economy में भी पढ़ते हैं और इससे related questions यहाँ पे आ सकते हैं. Infrastructure related questions can be asked over here. Fine. Then environment, climate change and the various changes in the geophysical phenomena because of climate change. So climate change और उसकी वजह से different geophysical phenomena, जो climatological phenomena है, oceanographic phenomena है, उसमें क्या क्या changes आ रहे हैं climate change की वजह से. What are the changes coming in the climatological and the oceanographic phenomena due to climate change? So that becomes important over here under the subject of environment. Environment subject में वो चीज important हो जाती है. ठीक है. तो ये आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो, अगर वो अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी है तो GS3 में भी ये चीजें यूज होंगी. यू स्टडी ऑल दीज थिंग्स in geography and if your understanding with regards to those things is good, then that will be useful, utilizable even in GS paper 3. Then again disaster management, as I stated, a lot of disasters are geographical in nature. बहुत सारे डिजास्टर्स ज्योग्राफिकल होते हैं अपने नेचर में, तो उससे क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं. सो दोस क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड ओवर हियर एज वेल. राइट. सो बहुत ओवरलैप है GS1 और GS3 में भी. देयर इज a good amount of overlap in GS paper 1 and GS paper 3 and the lines between them are getting blurred day by day with every progressive year. हर साल इनके बीच में जो एक स्ट्रिक्ट लाइन है GS पेपर 1 और GS पेपर 3 में, वो ब्लर होती जा रही है. इसके पर्सपेक्टिव GS3 के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस GS1 में पूछे गए हैं, GS1 के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन GS3 में पूछे गए हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट ज्योग्राफी स्पेसिफिकली. अगर ज्योग्राफी की बात करें तब, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ज्योग्राफी स्पेसिफिकली, देन देयर हैव बीन क्वेश्चंस ऑफ GS1 style asked in GS3 and GS3 style asked in GS paper 1. Fine. So this is what you need to expect in GS paper 1 and GS paper 3. ये आप expect कर सकते हो GS paper 1 और GS paper 3 में. अगली चीज पे आते हैं कि resources क्या रखने हैं आपको मेंस की प्रिपरेशन के लिए. What all resources do you require for preparation of mains? Let's go to them one by one. Of course, you'll require NCERT. Just give a quick read through to the NCERT. ठीक है. NCERT आपको read through करनी है. आप प्रिपेयर कर रहे हो 11th-12th की NCERT आपको पढ़नी है. कुछ फैक्ट्स पुराने हैं, कुछ उनमें इंफॉर्मेशन गलत है, बट कुछ सही भी है जिसको लेके यूपीएससी पूछ लेता है एग्जाम में. ओके.
A lot of information is old, some information is also incorrect, but some information is correct and UPSC takes that information and asks question on that. Right? So ये पढ़ना असेंशियल है. एनसीईआरटी की एक रीडिंग करना बहुत असेंशियल है अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, इट इज असेंशियल टू रीड एनसीईआरटी एटलीस्ट वंस. ऑल ऑफ यू नो दैट आई हैव द एनसीईआरटी सीरीज ऑन माय यूट्यूब चैनल. आप प्लेलिस्ट में जाके उसको चेकआउट कर सकते हो अगर पढ़ते नहीं बन रहा, चीजें समझ नहीं आ रही. आप सबको पता है कि मेरी एनसीईआरटी की सीरीज है. इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द एनसीईआरटीज, इफ यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, you can check out the playlist of NCERT videos. I've already covered the first book on World Physical Geography for class 11th. जो क्लास 11 की फर्स्ट बुक है वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी पे, उसको ऑलरेडी कवर कर लिया है. सेकंड बुक का वर्क शुरू हो चुका है, एक वीडियो डल चुका है. फर्स्ट वीडियो ऑफ द सेकंड बुक हैज ऑलरेडी बीन अपलोडेड ऑन द चैनल. राइट, चल. सो एनसीईआरटी एक सोर्स हो गया. इसके अलावा अगर हम जीसी लियोंग की बात करें, जीसी लियोंग इज गुड इनफ फॉर प्रीलिम्स बट नॉट फॉर मेंस. जीसी लियोंग प्रीलिम्स के लिए ठीक है पर मेंस के लिए ठीक नहीं है. इसमें प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट्स बहुत शॉर्ट चैप्टर्स हैं. प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट्स अच्छे से दिए हुए हैं बट मेंस रिलेटेड एनालिटिकल पोर्शन नहीं है. द मेंस रिलेटेड एनालिटिकल पोर्शन इज मिसिंग इन जीसी लियोंग. It is good enough for prelims but not for mains. Also, another problem with this book is that it lacks any perspective for India. इसमें इंडियन पर्सपेक्टिव से कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है. सो इंडियन ज्योग्राफी पे बहुत फोकस रहता है GS1 में. इन GS1 a lot of focus is on India. Okay, so that's why GC लियोंग is not a good source for mains. मेंस के लिए ये कोई अच्छा सोर्स नहीं है. ठीक है, सो एनसीईआरटी पे रिलाई करो. अगर आपने मेरी क्लासेस की हुई हैं, आई टीच एट साथी IAS. इफ यू हैव अटेंडेड माय क्लासेस, मैं साथी IAS पे पढ़ाती हूँ, तो वो नोट्स आप यूज कर सकते हो. यू ऑल नो दैट आई हैव पब्लिश्ड 2 बुक्स विद मैग्रॉ-हिल. 2 बुक्स मैंने पब्लिश की हैं, को-ऑथर की हैं विद माजिद हुसैन सर, मैग्रॉ-हिल पब्लिकेशन के अंडर. इन 2 बुक्स का नाम है, एक है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड सेकेंड बुक है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया. These are the 2 books. ये 2 बुक्स हैं मेरी. हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं. These books are available both in Hindi as well as English. Right? So these books you can utilize them for your mains preparation as well. These books, this book has both Indian and world geography. At the end of every chapter, the PYQs, last 5-year PYQs, their solutions, they have been provided on the portal. हर चैप्टर के एंड पे जो PYQs हैं लास्ट 5 साल के, वो दिए गए हैं और उनके सॉल्यूशंस मैग्रॉ-हिल पोर्टल पे अपलोडेड हैं. ठीक है, और ये जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बुक है, दिस बुक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, this is very much useful for the geography optional student. But if you feel that you are not a geography optional student but you are weak in Indian geography, then for a GS person as well this book can be useful. ये बुक जीएस वालों के लिए भी यूजफुल हो सकते हैं. अगर आपको लगता है कि आप ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में थोड़े वीक हो तो आप इसको ले सकते हो. ठीक है, इसमें स्पेशली जो हमारा इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाला पार्ट है उसका बिल्कुल लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है. द मोस्ट लेटेस्ट डेटा ऑफ the human geography part is available, economic geography part is available in this book. Fine, चल. So ये हो गए 3 सोर्स. इसके अलावा current affairs, you need to keep yourself updated. क्यों, मैं अभी बताऊंगी. आपको current affairs updated रखने हैं. Why? I'll discuss that in a while. Don't worry about it. Fine, but this is very important. Where can you go for current affairs? You can choose any magazine of your choice, whatever you feel comfortable with. कोई भी current affairs की magazine जिसमें आपको comfortable feel होता है वो choose कर लो. मैं भी अपने टेलीग्राम चैनल पे ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स पोस्ट करती हूँ, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो. ठीक है, फ्रीली अवेलेबल है ऑन माय टेलीग्राम चैनल. मेरे टेलीग्राम चैनल पे इट इज फ्रीली अवेलेबल. टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है. द लिंक टू माय टेलीग्राम चैनल इज अवेलेबल इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन. राइट, सो दैट इज अबाउट करंट अफेयर्स. अपार्ट फ्रॉम दिस, ऑफ कोर्स, न्यूज़पेपर. Study the newspaper regularly.
because the editorial portion will provide you the analysis that you need to write in your mains answers. न्यूज़पेपर्स रेगुलरली पढ़ना है क्योंकि न्यूज़पेपर्स के ही एडिटोरियल सेक्शंस आपको एनालिसिस प्रोवाइड करेंगे जो आप मेंस के आंसर में लिख सकते हो. सो अगर एनालिटिकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग करना है तो न्यूज़पेपर्स पढ़ो. प्लीज रीड द न्यूज़पेपर्स, क्योंकि न्यूज़पेपर से एक और एडवांटेज क्या होगा? व्हाट विल बी द अनदर एडवांटेज विथ रिगार्ड्स टू द न्यूज़पेपर्स? देखो, फर्स्ट तो ये है कि आपको करंट अफेयर्स अपडेट्स मिल रहे हैं. यू आर गेटिंग करंट अफेयर्स अपडेट्स, यू आर गेटिंग योर एनालिटिकल पॉइंट्स. करंट अफेयर्स अपडेट्स और एनालिटिकल पॉइंट्स मिल रहे हैं. इसके अलावा न्यूज़पेपर विल हेल्प यू इंप्रूव योर कॉम्प्रिहेंशन. आपका जो कॉम्प्रिहेंशन पावर है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा. और ये कॉम्प्रिहेंशन पावर बस सीसैट में आपको हेल्पफुल नहीं रहेगा, ये कॉम्प्रिहेंशन पावर आपके मेंस पेपर में एक्सट्रीमली हेल्पफुल रहेगा. दिस कॉम्प्रिहेंशन पावर दैट यू विल डेवलप आफ्टर रीडिंग द न्यूज़पेपर्स विल नॉट जस्ट बी हेल्पफुल in case of your CSAT paper, but it will be extremely useful in your mains as well. Mains में आप सबको पता है 20 questions आते हैं. There are 20 questions asked in your mains exam. There are 10 markers and 10 15 markers, right? आपको 3 घंटे मिल रहे हैं 20 क्वेश्चन लिखने के लिए. You have only 3 hours to write these 20 questions. The time is the most limited resource, most scarce resource in case of the mains exam. जो टाइम है बहुत ही स्कार्स रिसोर्स है मेंस एग्जाम के लिए. और टाइम कैसे बचाएं इसके लिए जो भी कर सकते हो करना रहता है. How to conserve your time, manage your time effectively, that becomes very important in your mains exam. If your comprehensive power is good, you'll read the question once and you'll get what the examiner is asking. You won't have to repeat that process of reading the question multiple times. अगर आपका कॉम्प्रिहेंसिव पावर अच्छा है, एक बार क्वेश्चन पढ़ा समझ जाओगे कि क्या पूछ रहा है एग्जामिनर. मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा. सो इस वजह से न्यूज़पेपर बहुत एसेंशियल है. तो कुछ भी ना करो, न्यूज़पेपर तो प्लीज पढ़ना ही है. प्लीज रीड द न्यूज़पेपर्स, दैट इज वेरी एसेंशियल. Okay, not just for current affairs update, not just for analytical portion, but also for this purpose, comprehension purpose. चलिए नेक्स्ट चीज पे आते हैं. कैन यू स्टडी ज्योग्राफी कॉम्प्रिहेंसिवली फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस? शॉर्ट आंसर यस. इसका छोटा आंसर है हाँ. आप मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए ज्योग्राफी कॉम्प्रिहेंसिवली एक साथ पढ़ सकते हो. ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है प्री और मेंस में. जो प्री में चीजें आते हैं, प्री में भी कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं, मेंस में भी आपको कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं. प्री में भी आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए, मेंस में भी आंसर को सॉलिड लिखना है, थोड़ा अच्छे से लिखना है, प्रूफ्स के साथ लिखना है, तो फैक्ट्स पता होना चाहिए. बोथ इन प्रीलिम्स एंड मेंस concepts are essential because conceptual questions are asked in prelims as well as mains, and you should have a good command on facts because they are asked in prelims and you need those facts to provide proofs to your arguments in your mains exam, in your mains answers. If you don't give the proof, just keep on writing your points, then it won't make that much impact. अगर आप कोई proof, कोई data से substantiate नहीं कर रहे हो अपने आंसर को, बस ऐसे ही बस points लिखे जा रहे हो, तो उतना impactful आपका आंसर नहीं रहेगा. So both facts as well as concepts are important for prelims and mains. One thing that is extra in your mains preparation is analysis. एक चीज जो mains के preparation में extra है वो है analysis. So अगर आपको comprehensively prelims और mains की preparation करनी है तो क्या करना है? कोई भी आपने topic पढ़ा, कोई भी concept या topic पढ़ा, उसके analysis पे भी जाओ. So if you want to comprehensively cover both prelims and mains geography from both the perspective, then for any concept, any topic you read, go to its analytical portion as well. For example, if you are studying Indian physiography, you are studying say Himalayas, then within Himalayas what all analytical portions can come? क्या क्या analytical portions Himalayas में आ सकता है, Himalayas के topic में आ सकता है? क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट,
डिजास्टर्स यहाँ पे क्या क्या होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हिमालयस के प्रोटेक्शन के लिए, राइट. So these topics can be the analytical portion that can come under the Himalayas, the topic of Himalayas, right? So ऐसे ही हर टॉपिक का सोचो कि इसमें क्या क्या और चीजें हो सकते हैं, एनालिटिकल पोर्शंस क्या क्या हो सकते हैं, व्हाट ऑल एनालिटिकल पोर्शंस कैन बी कवर्ड ओवर हियर. मेरा जो सारथी आईएएस में फाउंडेशन बैच है, मेनी ऑफ यू आर माय स्टूडेंट्स इन द फाउंडेशन बैच, मेनी ऑफ आप में से बहुत सारे लोग मेरे स्टूडेंट रह चुके हो फाउंडेशन बैच में. हमने ये चीजें कॉम्प्रिहेंसिवली कवर की हैं प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से. वी हैव कवर्ड दीज थिंग्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्री एंड मेंस बोथ. फाइन. अ फ्यू थिंग्स माइट बी रिमेनिंग व्हिच विल बी कवरिंग इन द एमएमपी क्लासेस. कुछ चीजें बस बची हैं टाइम की कमी की वजह से जो हम एमएमपी में कवर करेंगे. बट आप डेफिनेटली प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से पढ़ सकते हो एक ही साथ, अलग सेपरेट करने की जरूरत नहीं है. बस ये जो एनालिटिकल पोर्शंस हैं, जब प्रीलिम्स स्पेसिफिकली आप पढ़ोगे, इन एनालिटिकल पोर्शन को से किसी और कलर में हाईलाइट कर दो या इनके ऊपर कुछ मार्क लगा दो, स्टार वगैरह लगा दो, ताकि जब प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो, जब प्रीलिम्स का टाइम है जनवरी के बाद से, तब इन एनालिटिकल पोर्शंस को स्किप कर सकते हो. So if you have made the notes, comprehensive notes, just mark these analytical portions with a star, with a hash or any symbol, so that when you are studying specifically for prelims between January to May, then you can skip these parts. Okay, so that your time does not get wasted. So yes, you can study both for prelims and mains एक साथ, all together. राइट. अब साथ में प्री और मेंस दोनों का प्रिपेयर कर सकते हो ज्योग्राफी. नेक्स्ट, द इंपॉर्टेंट थीम्स, यूटिलिटी ऑफ करंट अफेयर्स फॉर मेंस. इंपॉर्टेंट थीम्स, दिस पोर्शन, समथिंग दैट इज वेरी क्रूशियल फॉर द स्टूडेंट्स गिविंग मेंस. ये चीज बहुत क्रूशियल है उन बच्चों के लिए जो मेंस दे रहे हैं. क्यों? क्योंकि इनकी अगर इंफॉर्मेशन है तो बहुत ज्यादा टाइम, सोचने का टाइम बच जाएगा पेपर में. So if you have the information, an idea of these are the important themes, you'll study them very comprehensively so that if the question comes in the mains exam, you'll be very much aware of what to write and you'll save your time. आपको पता रहेगा ये important themes हैं, उनको अच्छे से cover करोगे, मेंस में इससे related question आएगा तो आप quickly उसको write down कर लोगे, time बहुत सारा बच जाएगा, right? So important themes. What are the important themes? How to identify the important themes? देखो इस पे मैं separate video इस साल के लिए तो बनाऊंगी. I'll be making a separate video on the important themes for this year in a while. Fine. I'm just waiting for the end of this month so that I can collect all the important themes and then make the video a more comprehensive video. मैं इस month के end तक का wait कर रही हूँ ताकि सारे collective important themes हमको मिल जाए, क्योंकि next month के end में mains है. Mains is in the end of the next month. So the current affairs up to the end of this month will be important. इस month के end तक जितना भी current affairs रहेगा वो important रहेगा. So once I get all the current affairs, I'll be making a separate video on that. But by yourself, how to identify the important themes? खुद से कैसे important themes को identify करो, उसके लिए ये चीज important है. For identification of the important themes, current affairs becomes important. देखो पहले क्या होता था, बस PYQs का एनालिसिस कर लो, ये अच्छा ये टॉपिक्स जो हैं बहुत बार रिपीट हुए हैं, वही रिपीट होके आ जाएंगे. Earlier what used to happen, you just used to go through the PYQs. Okay, these themes they have been repeated, so I'll just focus on them. There is high chance that they'll get repeated. But now what has happened, UPSC has also evolved along with you. आपके साथ UPSC भी evolve किया है. यूपीएससी को पता है कि बहुत सारे रिसोर्सेज, पीवाईक्यूज एनालिसिस के रिसोर्सेज, जो एआई एजेंट्स हैं, ये सारी चीजें अब आपके पास अवेलेबल हैं. यूपीएससी नोज दैट ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल विथ यू. सो दे हैव started moving away from that repetition pattern. The pattern is getting more and more random. तो यूपीएससी का जो पैटर्न है ना, थोड़ा रैंडम होता जा रहा है. वो रेपिटेशन वाला पैटर्न वो अब छोड़ के एक रैंडम पैटर्न पे आ रहे हैं. उसके लिए ये एसेंशियल है कि करंट अफेयर्स नॉलेज आपको रहे, क्योंकि जो चीज करंट अफेयर्स में चल रही है उससे रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन यूपीएससी पूछ रहा है. यूपीएससी हैज बीन नाउ आस्किंग द पोर्शंस दैट आर स्टैटिक बट
the information related to them was in news for some or the other reason. I'll give you examples दूंगी इसका. देखो last year का paper देखो. Check out the paper of last year. This is 2024 GS1. GS1 paper 2024 का. Questions देखो. Take a look at the questions. What is sea surface temperature rise? How does it affect the formation of tropical cyclones? See, this is the static part. ये है static part, right? This was a news. ये भी static ही है. आपको पता है sea surface temperature क्या है? वो rise हो रहा है. वो sea surface temperature rise हो गया. Even this is a static part. You know what is sea surface temperature? You know that sea surface temperature is rising, right? But this thing was a news. ये चीज न्यूज में रही है क्योंकि February 2023 से we have been facing one of the worst marine heat wave. February 2023 से एक आज तक की सबसे बुरी मरीन हीट वेव हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी कोरल ब्लीचिंग और ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं. A lot of problems like coral bleaching and other things have been happening because of that. Fine. Then, what is the phenomena of cloud burst? Explain. A very static question, right? But this was a news. ये भी एक static question लग रहा है, but ये भी news में था. Last year हिमाचल प्रदेश में, last year केरला में cloud burst के multiple events हुए हैं. Last year in both in states of Himachal as well as in Kerala, there have been multiple instances of cloud burst. So that's why this topic also has been borrowed from current affairs. The question is static, but it has been borrowed from current affairs. Question static है, but current affairs से इसको borrow किया है. What is the concept of demographic winter? Is the world moving towards such a situation? Elaborate. Demographic winter, declining fertility rates, something that has been highlighted multiple times by a lot of people, both in India as well as abroad. India में specifically the southern states, abroad specifically the richest man of the world, Elon Musk, right? ये जो term है decline in total fertility rate, demographic winter जो है, इसके बारे में multiple times बात की गई थी last year. इंडिया में भी स्पेशली जो सादर्न स्टेट्स है हमारे उनने, एंड उसके अलावा दुनिया में इलॉन मस्क जो है वो ही इज अ बिग प्रोपोनेंट of what will be the next big problem faced by the humanity, that is population decline. He states that. Elon Musk clearly state करता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ह्यूमैनिटी फेस करेगी फ्यूचर में वो है पॉपुलेशन डिक्लाइन. सो ये टर्म भी बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है लास्ट ईयर. 2022 से इनफैक्ट ये टर्म बहुत न्यूज में रहा है. दिस टर्म हैज बीन इन न्यूज अ लॉट ऑफ टाइम्स सिंस द ईयर 2022. Then the groundwater potential of Gangetic Valley is on serious decline. How may it affect food security in India? Again, last year, a lot of regions in the Gangetic Valley, they experienced heavy water scarcity. बहुत सारे regions Gangetic Valley के उनने water scarcity experience की है last year, 2024 के summers में, in the summer of 2024. बहुत मल्टीपल डिस्प्यूट्स भी हुए हैं लोगों के बीच, politicians के बीच. There have been multiple disputes last year between the people, between the politicians with regards to water scarcity. Fine. Next, what are aurora australis, aurora borealis? How are these triggered? Last year, auroras were seen as south as Ladakh. लद्दाख में भी लास्ट ईयर auroras दिखे थे. तो ये भी करंट अफेयर्स रिलेटेड हो गया है. तो स्टैटिक क्वेश्चन बट करंट अफेयर्स में इसका नाम था. दिस क्वेश्चन इज स्टैटिक बाय इटसेल्फ बट अ क्वेश्चन, द थीम वाज इन करंट अफेयर्स, राइट? देन व्हाट इज अ ट्विस्टर? व्हाई आर मेजॉरिटी ऑफ ट्विस्टर्स ऑब्जर्व्ड इन एरियाज अराउंड गल्फ ऑफ मेक्सिको? ये भी प्योरली स्टैटिक क्वेश्चन, प्योरली बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन है. बट लास्ट ईयर वाटर स्पाउट की वजह से there was death of a billionaire of Britain, Mike Lynch. ब्रिटिश बिलियनर माइक लिंच की डेथ हुई थी वाटर स्पाउट की वजह से. नाउ वाटर स्पाउट का फिनोमेना और टॉर्नाडोज का फिनोमेना सिमिलर है. द फिनोमेना ऑफ अ वाटर स्पाउट एंड टॉर्नाडोज इज वेरी मच सिमिलर, राइट? मल्टीपल टॉर्नाडोज वर आल्सो एक्सपीरियंस्ड इन अमेरिका. अमेरिका में मल्टीपल टॉर्नाडोज भी एक्सपीरियंस होते रहते हैं, ठीक है? और जब भी हम टॉर्नाडोज पढ़ते हैं
तब हम टोर्नाडो वैली के बारे में पढ़ते ही हैं. Whenever we study tornadoes, we always study about tornado valley as well, which lies near the Gulf of Mexico, जो Gulf of Mexico के पास lie करती है. ठीक है. So ये सारे questions आप अगर देखोगे, ये सारे static question हैं. कोई भी current affairs relation नहीं है इन question का. But इनसे related जो themes हैं वो current affairs में थी. All these questions are static questions. There are no questions that are, talking about a current phenomena. But the themes related to all these questions were in the news. Fine. So that's why current affairs become important to identify the themes, the important themes. So important themes को identify करने के लिए current affairs हमारे लिए बहुत ज़्यादा essential हो जाते हैं. Next, when to start answer writing and mock test. अब answer writing एक बहुत बड़ा challenge है बच्चों के लिए. A lot of students, they come to me and they are like कि ma'am, I know what points to write but I am not able to write them down. बहुत सारे बच्चे आते हैं जो बोलते हैं कि मैम मुझे पता है कि क्या क्या लिखना है बट कैसे लिखना है वो मैं नहीं कर पा रहा या कर पा रही. सो आंसर राइटिंग के लिए आपको एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मन से हटानी पड़ेगी, डर. You'll have to remove one important thing from your head, that is the fear. See, accept the fact that the first few answers you write will be bad. ये चीज एक्सेप्ट कर लो कि पहले कुछ आंसर्स जो आप लिखोगे वो खराब ही होंगे, कुछ नहीं कर सकते, मान के चलो कि खराब ही होंगे. जब आप ये मन में डाल लोगे कि देखो स्टार्टिंग में तो सब लोग खराब ही आंसर लिखते हैं, टॉपर हो या कोई भी हो, उनने जब आंसर राइटिंग शुरू की होगी उनके स्टार्टिंग के आंसर्स खराब ही रहे होंगे. Anyone, be it the topper, even their answers would have been bad when they would have first started out writing the answers. So just remove that, that ego from your mind. अपने माइंड से इस ईगो को रिमूव कर दो कि यार अगर गंदा आंसर लिख दिया तो क्या, अभी सीखने का ही तो टाइम है. So what if you write a bad answer right now? This is the time to learn. And you learn only by making mistakes. आप मिस्टेक करोगे तभी सीखोगे. बिना मिस्टेक्स के कोई कुछ नहीं सीख पाता. Until and unless you are doing a mistake, you cannot learn anything, right? So just pick up your pen and start writing. बस पेन को पिकअप करो और लिखना शुरू कर दो. अब इसके लिए एक आपको अगर डिफाइंड प्रोसेस चाहिए वो मैं बता देती हूँ. If you need a defined process with regards to how to start your answer writing journey, I'll just give that out to you. Fine. So in the first week, just look at the question and jot down without any structure, just jot down the different points that you can, write with regards to that question. So first week आपके आंसर राइटिंग की जो जर्नी रहेगी उसके फर्स्ट वीक में बस क्वेश्चन को देखो और नीचे लिखो कौन कौन से पॉइंट्स आप उसमें ऐड कर सकते हो. कोई स्ट्रक्चर नहीं फॉलो करना अभी, बस लिखो कि अच्छा इस क्वेश्चन में ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है. बस पॉइंट्स को जॉट डाउन करो कि अच्छा ये चीजें हम लिख सकते हैं इस आंसर में. दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड टू डू. उसके लिए सोर्सेस को रेफर मत करो, टॉपिक को रिवाइज करके रखो पहले और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पिकअप करना. Do not, refer to the sources when you're writing these points. You revise a topic properly and only then you see the question and start this process. Fine. So do not refer, while you are jotting these points down, do not refer to the source. आप source को या model answer को refer मत करना इन points को jot down करते हुए. Do not refer to the source or the model answer while jotting down these points. Fine. Once you are done jotting down these points, then refer to the source or the model answer and see what all you have missed. जब आप ये jot down कर लो उसके बाद source या model answer को refer करना देखने के लिए कि क्या क्या miss किया. ठीक है. So पहले week बस ये करना है. First week you just need to do this. No structure required. कोई structure required नहीं है first week में, बस points को jot down कर. Fine. Then in the second and third week, सेकेंड और थर्ड वीक में फिर आपको क्या करना है, अब आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर वाला आंसर लिखना है. नाउ यू हैव टू प्रॉपरली राइट योर आंसर विथ अ स्ट्रक्चर. व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर? इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन. इस स्ट्रक्चर में आपको आंसर अपना लिखना है.
इस स्टेज पे टाइम लिमिट को अभी मत लगाओ. डोंट पुट एनी टाइम लिमिट प्रेशर ऑन योरसेल्फ राइट नाउ. Just try and complete the answer without looking at the source or the model answer. सोर्स या मॉडल आंसर को देखे बिना बस आंसर को लिखने की कोशिश करो, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में. सो दैट इज व्हाट यू नीड टू डू इन द सेकेंड स्टेज. एंड देन इन द थर्ड स्टेज, फोर्थ वीक ऑनवर्ड्स, जो नेक्स्ट स्टेज आएगा थर्ड स्टेज, अब इसमें आपको इन सारी चीजों को कंबाइन करना है टाइम लिमिट के साथ. You have to combine all these things along with the time limit. So now you have to write a structured answer in a time limit. अब आपको एक स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखना है टाइम लिमिट में. यहाँ पे आपकी सोचने की प्रैक्टिस हो गई, यहाँ पे आपकी लिखने की प्रैक्टिस हो गई. अब यहाँ पे आपको कन्फाइंड टाइम में लिखने की प्रैक्टिस करनी है. Here you have practiced about thinking, how to think about the question, what is the requirement of the question. Here you have practiced about writing the answer in a proper structured format, and here now you will get a practice of how to write that structured answer in a confined time. So time limit आपको क्या रखनी है, जो हमारे 10 मार्कर क्वेश्चंस रहेंगे उनकी टाइम लिमिट रहेगी 7 minutes. 15 मार्कर जो क्वेश्चन रहेंगे उनकी टाइम लिमिट रहेगी 11 minutes. The time limit for the 10 markers will be 7 minutes. For 15 markers, it will be 11 minutes. Time it. You, in the first few tries, you might not be able to finish the answer within the designated time limit. Just see how much you have, shot over the time limit. First few tries में आप time limit में answer नहीं लिख पाओगे. ये चीज accept कर लेना. Just accept that fact that you won't be able to do it in the first few tries. Accept it. But later on, eventually, as you keep on practicing, you will keep on seeing that the time by which you are overshooting the time limit, it is reducing. धीरे धीरे आप देखोगे कि वो टाइम जिससे आप ओवरशूट कर रहे हो टाइम लिमिट को, वो धीरे धीरे कम हो रहा है और कुछ दिन में आप विद इन टाइम लिमिट अब अपना आंसर लिखने लगोगे. फाइन. सो ये प्रोसेस फॉलो करो. फॉलो दिस प्रोसेस. This is a 3-step process to get a good hold over answer writing. एक 3-step process है जिससे आंसर राइटिंग करने में आपको एक अच्छी ग्रिप, एक अच्छी होल्ड मिल सकती है. फाइन. तो आंसर राइटिंग शुरू कब करना है? When do you have to start answer writing? Once you are done with at least one revision of a subject. किसी सब्जेक्ट का एक रिवीजन कर लिया, एक बार तो क्लासेस अटेंड की, उसके बाद रिवीजन है. अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो एक बार बुक पढ़ ली, उसके बाद रिवीजन. इफ यू आर अटेंडिंग द क्लासेस, यू हैव डन द क्लासेस एंड यू हैव कंप्लीटेड वन रिवीजन. और if you are doing self preparation, you have read the books and then you have done the revision. So after the first revision, start with stage 1, then go to stage 2 and stage 3. Right? First revision के बाद stage 1, stage 2, stage 3. ठीक. अब मॉक टेस्ट कब देने हैं? मॉक टेस्ट देने का टाइम आप देखो, मेंस रेडी हो जाओगे दिसंबर तक. you'll be मेंस रेडी by December, right? So if you are done by November itself, then in November, otherwise December. So November, December में 2 मॉक टेस्ट दे लो full length. Okay, you can give 2 full length mock tests. Then after that, from January till May, you will be preparing for prelims. January से May तक आप prelims के लिए prepare करोगे. इस time mock test मत देना, but Jan से at least March तक एक आंसर तो लिखते ही रहना. So between Jan to May, do not give any mock test. But between Jan to March, keep on writing at least one answer. If you go by the time limit, it will take just 7 to 15 minutes of your day to write an answer. एक दिन में बस 7 से 15 मिनट आपको लगने हैं एक आंसर लिखने में. बहुत ज्यादा टाइम नहीं है. So इतना टाइम तो आप निकाल सकते हो ताकि आपकी जो इतनी प्रैक्टिस हुई है ना वो खराब ना हो. So that your practice that you have been practicing answer writing, that does not go to waste. Fine. So that becomes essential. वो बहुत important आपके लिए हो जाता है.
हर दिन एटलीस्ट 2 आंसर लिखने की कोशिश करो. Try and write at least 2 answers every day, fine. And between Jan to March, just reduce that to 1 answer every day. And then March, April and May, don't write anything for mains, just practice your pre-mocks, fine. So अभी दिसंबर तक एटलीस्ट 2 आंसर हर दिन, फिर जनवरी से मार्च तक एटलीस्ट 1 आंसर हर दिन, और फिर अप्रैल और मई में कोई आंसर मत लिखना, बस अपने प्री के मॉक्स वगैरह देना, रिवीजन करना. देन वंस योर प्रीलिम्स इज डन, एंड देन यू कैन स्टार्ट विथ प्रॉपर मेंस प्रिपरेशन. प्रीलिम्स एक बार हो जाएगा, फिर प्रॉपर मेंस की प्रिपरेशन, मेंस के टेस्ट की प्रिपरेशन करना है. देन यू स्टार्ट गिविंग द मॉक्स वंस अगेन. सो आफ्टर योर प्रीलिम्स आर डन, स्टार्ट गिविंग द मॉक्स वंस अगेन. एक बार प्रीलिम्स हो जाए उसके बाद वापस फिर मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो. फाइन. सो जस्ट अ क्विक समरी, एक क्विक समरी. आंसर्स दिसंबर तक एटलीस्ट 2 पर डे. टिल दिसंबर एटलीस्ट दिन के 2 आंसर आपको लिखने हैं. फिर जनवरी से मार्च तक, फ्रॉम जनवरी टू मार्च, एटलीस्ट 1 per day. And then April and May, just focus on prelims. अप्रैल मई में मेन से रिलेटेड बिल्कुल छोड़ देना, बस प्री पे फोकस करना. ठीक है. और अगर मॉक्स की हम बात करें, नवंबर दिसंबर में अभी आप दे सकते हो. यू कैन गिव इन नवंबर दिसंबर वंस यू आर डन विथ मेंस प्रेप. If you have already been preparing for mains, if your syllabus is already over, then you can give it right now as well. अगर आपका मेंस का सिलेबस खत्म हो चुका है तो अभी भी आप मॉक्स दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. And then after prelims, fine. So this is a model that you should follow. इस मॉडल को आप फॉलो करना. आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो, सबको सेम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन पता है, 19-20 का फर्क है. Except a few minor differences, everyone has access to the same amount of information. It's about how you present that information. आप उस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कैसे करते हो, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड दैट इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, द प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बन जाता है आपके लिए. फाइन. चल नेक्स्ट पे चलते हैं. हाउ टू राइट आंसर्स. आंसर्स लिखना कैसे, उनमें स्ट्रक्चर, उनके डायग्राम्स, ये सारी चीजें, कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, all these type of things. How to write that, how to focus on that, how to write a good answer. एक अच्छा आंसर हम कैसे लिखें. आपका जो आंसर है एक प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन. ये तो बहुत कॉमन नॉलेज है. This is a very common knowledge that your answer needs to be in a proper format: introduction, body, and conclusion. Right? Then try to write your answer in points. The body part. जो body part है उसको points में लिखने की कोशिश करो. सब headings provide करो. In the body part, try and provide subheadings. Subheadings provide करो और उन subheadings के अंडर points में आंसर लिखो. Write the answer in points. जो एग्जामिनर है उनके पास एक सेट ऑफ पॉइंट्स हैं कि किसी जो भी बच्चा है, एस्पिरेंट है, उसने ये पॉइंट्स कवर किए हैं कि नहीं अपने आंसर में, किए हैं. वो बस उस चेकलिस्ट को यूज करके आपके आंसर को चेक कर रहे हैं. एंड अगर आप पॉइंट्स में लिखते हो, उनके लिए ये चेकलिस्ट टैली करना आसान हो जाता है. So the examiner has a checklist of the points, whether the student has written these points or not. If you are writing your answer in the point format, it becomes easier for the examiner to tally your points with the checklist. और एग्जामिनर का जीवन आसान हो गया तो खुश होके हो सकता है आधा नंबर, 1 नंबर ज्यादा मिल जाए आपको. So if the examiner's work has been reduced, they don't have to, go through all the paragraphs, all the lines to, get hold of your points. Then
they might get happier and give you maybe 0.5 or say 1 mark extra. That can make a whole difference in your result. वो एक नंबर भी आपके रिजल्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है. ठीक है. सो पॉइंट फॉर्मेट में रखना हमेशा अपना आंसर सब हेडिंग्स के साथ. सब हेडिंग्स प्रोवाइड करना, उसके अंडर अपने पॉइंट्स लिखना एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. राइट. देन डायग्राम्स. देखो ज्योग्राफी एक विजुअल सब्जेक्ट है. ज्योग्राफी इज अ हाईली विजुअल सब्जेक्ट एंड दैट्स व्हाई डायग्राम्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. डायग्राम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ज्योग्राफी के लिए. और डायग्राम्स को हर आपका आंसर जो ज्योग्राफी का है उसमें या तो एक डायग्राम या एक मैप, कुछ ना समझ आ रहा हो तो एक फ्लो चार्ट होना ही चाहिए. In every answer, in every geography answer, there should be at least a diagram or a map or a flow chart. Because geography is a highly visual subject, you need to provide visual cues. Geography बहुत visual subject है, इस वजह से visual cues अगर आप provide करते हो वो बहुत essential होता है. So आपको diagrams provide करने ही हैं. क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन का डिमांड क्या है, ये कैसे समझा जाए. हाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज एग्जैक्टली डिमांडिंग. सो आई टोल्ड यू व्हाई कॉम्प्रिहेंशन इज इंपॉर्टेंट. दैट प्रैक्टिस विल हेल्प यू ओवर हियर. वो जो कॉम्प्रिहेंशन वाली प्रैक्टिस थी ना न्यूज़पेपर पढ़ के, वो आपको यहाँ पे बहुत मदद करेगी. फाइन. और आप याद रखना, आप यूपीएससी का पेपर दे रहे हो, कॉलेज का एग्जाम नहीं दे रहे हो. You need to remember that you are writing the answer for UPSC and not for your college. So you should not beat around the bush. फालतू के कुछ भी गोलमोल स्टेटमेंट्स नहीं लिखने हैं. To the point रहो. बिल्कुल stay to the point. You do not need to digress from the point. You don't have to write what you know. You have to write what they are asking. वो नहीं लिखना जो आपको आता है, वो लिखना है जो उन्होंने पूछा है. हम कभी कभी क्या करते हैं, जो उन्होंने पूछा है वो पता नहीं है तो कुछ भी लिख देते हैं, तो वो नेगेटिव हो जाता है आपके लिए. नेगेटिव मार्किंग नहीं होती बट इंप्रेशन गलत हो जाता है. सो राइट व्हाट दे आर आस्किंग, नॉट व्हाट यू नो. Because sometimes what happens, we just keep on writing what we know because we might not have an idea of what they are asking. So what happens is that the examiner feels like this student is just beating around the bush. So that reduces your impression in their mind. And we don't want that, right? So be very specific. Be very specific. जो question ने पूछा exactly वही लिखना है. फालतू के इधर उधर के points मत लिखना. ना time है उसके लिए, ना आपके पास words हैं उसके लिए. For writing unnecessary points, neither do you have time nor do you have words. There is a word limit apart from a time limit as well. टाइम लिमिट के अलावा एक वर्ड लिमिट भी एग्जिस्ट करती है जीएस के पेपर्स में, ये याद रखना हमेशा. ठीक है. हाउ मेनी डायग्राम्स टू इंक्लूड. देखो एक भी आप इंक्लूड करोगे दैट इज गुड इनफ. If you have included even one, that is good enough. But if you do have the liberty of time, you feel that your answer could be expressed in a better manner with multiple diagrams, then go ahead. अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम है, आप आंसर को और बेटर तरीके से एक्सप्रेस कर पाओगे, अगर आप इमेजेस ऐड करते हो, देन गो फॉर इट. बट ये याद रखना, टाइम लिमिट रहती है वहां पे, तो बहुत ज्यादा टाइम इन चीजों में स्पेंड मत करना. डोंट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन दिस बिकॉज देयर इज अ टाइम लिमिट. ओके, जस्ट यूज योर पेन to make the diagrams. Don't, if you keep on changing the pencils, adding colors and other things like that, it will waste a lot of time. आप पेन की जगह पेंसिल ले रहे हो, आप कलर पेंसिल से बना रहे हो डायग्राम, तो उससे टाइम वेस्ट होगा. सिंपल अपना जो पेन है उसी से डायग्राम क्विकली बनाना और खत्म करना. ठीक है. देन एनी कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स फॉर डायग्राम्स. डायग्राम्स के लिए कोई कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स. देखो मैं जो क्वेश्चंस देती हूँ on my Telegram channel, I have been posting mains related questions on my Telegram channel since the month of May, and in every question I provide the cues of what diagram can be added, what diagram or flow chart or map can be added in the question. So मैं मई से पोस्ट कर रही हूँ मेंस के क्वेश्चन. मई 2025 से मैंने स्टार्ट किया था मेंस के क्वेश्चन पोस्ट करना मेरे टेलीग्राम चैनल पे. वहां पे हर क्वेश्चन में मैं प्रोवाइड कर रही हूँ एक हिंट कि क्या डायग्राम बनाया जा सकता है.
ठीक है। सो वहां पे मैं हिंट आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, उस हिंट को लेके आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अच्छा इस टाइप का डायग्राम या मैप या फिर फ्लो चार्ट इस टाइप के क्वेश्चन में बनाया जा सकता है, ठीक है। आई विल ट्राई एंड प्रिपेयर अ वीडियो फॉर some of the most common diagrams that need to be made in geography. I'll try and do that maybe before your mains, before this year's mains. इस साल के मेंस के पहले मैं ट्राई करूंगी कि मैं एक वीडियो बना दूं जिसमें इंपॉर्टेंट जो डायग्राम्स हैं जो मेंस में यूज हो सकते हैं उनको मैं कंपाइल कर दूं, ठीक है। आई ट्राई माई बेस्ट टू डू दैट, आई ट्राई माई बेस्ट कि ये मैं कर लूं, फाइन। So this is how to write the answer. You need to have a structure. That is very essential. Another very important thing over here that I missed out was that you need to be multifaceted in your answers. एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे मिस आउट हो गई थी ये है कि आपको अपने आंसर्स में मल्टी फेसेटेड रहना है। एक ही सिंगल डायमेंशन में सोच के आंसर को नहीं लिखना। यू डोंट हैव टू थिंक इन जस्ट अ सिंगल डायमेंशन फॉर योर आंसर्स, एंड दिस टिप इज वैलिड नॉट जस्ट फॉर ज्योग्राफी आंसर्स बट ऑफ ऑल द आंसर्स अक्रॉस ऑल द जीएस पेपर्स। जीएस के सारे पेपर्स में, हर पेपर में, हर टाइप के क्वेश्चन में ये जो टिप है ये यूजफुल हो सकती है कि आपके आंसर्स को मल्टी फेसेटेड रहना है। अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली इंडिया के बारे में पूछा है, आपको ग्लोबल आंसर लिखना है। इंडिया के एग्जांपल्स दे सकते हो बट आंसर ग्लोबल लिखना है। अनटिल एंड अनलेस द क्वेश्चन हैज स्पेसिफिकली आस्क्ड फॉर इंडिया, योर आंसर्स नीड टू बी ग्लोबल। यू कैन प्रोवाइड एग्जांपल्स फ्रॉम इंडिया बट योर आंसर इन जनरल नीड्स टू बी ग्लोबल. You need to adopt multiple methodologies to keep your answer multifaceted. You have to think from multiple perspectives. Multiple perspectives से सोच के आंसर लिखना है। यहाँ पे बहुत यूजफुल चीज हो जाती है the pestle approach. The pestle approach becomes very useful over here. So pestle approach: polity, economy, society, technology, environment, legal. So think about all these perspectives while writing the answer. आंसर लिखने के पहले इन सारे पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश करो, इनमें से क्या कोई चीज मिस हो रही है। Until and unless क्वेश्चन ने कोई एक ही पर्सपेक्टिव के बारे में पूछा है कि इस चीज का इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होगा या इस चीज का सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, सारे टाइप के इम्पैक्ट्स लिखो। Until and unless the question is specifically asking about a single type of impact, like ecological impact or say economic impact or the social impact, write the answer from all the perspectives. Answer को हर perspective से लिखना है, fine. So ये भी बहुत important हो जाता है। And single perspective से ना सोच के आप अगर multiple perspective से सोचते हो तो इससे एक और advantage है। देखो फ्यूचर में आपको क्या बनना है, एडमिनिस्ट्रेटर। और एडमिनिस्ट्रेटर एक सिंगल पर्सपेक्टिव से नहीं सोच सकता, उसको मल्टीपल चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर आप आंसर से ही वो चीज स्टार्ट कर देते हो तो आगे जाके बहुत सक्सेसफुल रहोगे। सी इन द फ्यूचर यू हैव टू बिकम एन एडमिनिस्ट्रेटर एंड एन एडमिनिस्ट्रेटर हैज टू थिंक फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। दे कैन नॉट बी इन अ सिंगल पर्सपेक्टिव सिचुएशन इटसेल्फ. Multiple things are going on simultaneously. So if you start this process from right now itself, you'll be able to get a better hold on things when you get into the bureaucracy. और इसको start कैसे करना है, कोई भी टॉपिक, न्यूज़पेपर में आज एक चीज पढ़ी, 10 मिनट निकाल के उस चीज के बारे में हर पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश करो, बस ये करना है। So if you have studied something in newspaper, so pick up one topic, one important topic of the newspaper and try to think on that topic from multiple perspectives. I'll give you an example over here. Recently, Russia found a lot of oil reserves in Antarctica. Recently, एक example देती हूँ, recently रशिया ने बहुत सारे oil reserves find out किए अंटार्कटिका में। अब उस पे हम ये approach लगाते हैं. Let's try and put that approach, this approach on that topic. The political impacts, इसके political impacts क्या रहेंगे? So political impacts, geopolitical impacts क्या रहेंगे? Antarctica अभी क्या है, global common है. Right now Antarctica is a global common, but now because the oil has been found over there, the countries will be scrambling for the possession of those regions of Antarctica. जो countries हैं वो इनमें रेस छिड़ जाएगी कि कौन उस region, Antarctica के उस region का मालिक है और उन resources का मालिक है. Fine. Then economic impact.
द प्राइसेस ऑफ ऑयल एंड गैस के जो प्राइसेस हैं उन पे डिफरेंसेस आएंगे अगर उसमें हमने वहां पे एक्सट्रैक्शन शुरू कर दिया. इफ वी स्टार्ट द एक्सट्रैक्शन ऑफ द ऑयल फ्रॉम ओवर देयर, देन सोशल इम्पैक्ट ये रहेगा कि जो फॉर एग्जाम्पल जो कन्वेंशनल ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं वहां उनकी इनकम्स गिरेंगी एंड वहां पे कुछ जो सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड स्कीम्स वगैरह हैं उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा. The income of the conventional oil producing countries will reduce. There will be an impact on the social security schemes of those countries. Then the other countries, because of a large amount of availability of oil and gas, the other countries, they will experience a reduction in their import bills because the oil gas prices will decline and they'll have more surplus for their own society. जो वो कंट्रीज हैं जो ऑयल एंड गैस को इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि इनकी अवेलेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, हो सकता है इसका प्राइस कम हो जाए, इसकी वजह से इनके इंपोर्ट बिल्स कम हो जाएंगे जिसकी वजह से वहां की जो सोसाइटी है उसके लिए बेटर स्कीम्स बन सके. देन टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट. How will you align the technology such that the oil and gas extraction can be done in Antarctica without disturbing the ice sheets? आइस शीट्स को डिस्टर्ब किए बिना कैसे वहां पे ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन हो सकता है, इस टाइप की टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी. माइट हैव टू डेवलप दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी. एनवायरमेंटल इम्पैक्ट. हाउ विल दिस इम्पैक्ट द क्लाइमेट चेंज? ये क्लाइमेट चेंज को कैसे इम्पैक्ट करेगा? ड्रिलिंग एक्टिविटीज से क्रायोस्फीयर मेल्टिंग और बढ़ेगी और इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम भी एग्जैसरबेट होगी. बिकॉज ऑफ द ड्रिलिंग in the region there will be a decline in the ice sheets over there and that will have a negative impact on climate change. Then legal issues. What will be the legal issues? Antarctica treaty जो है उसको violate करेंगे अगर वहां पे resource extraction कोई country करने लगे. If a particular country starts to extract resources in Antarctica, this will be a violation of the Antarctica treaty. Right? So this is just one basic, off my head example that I've given, but you can think in this manner for other topics as well. ये एक basic मैंने example दिया मेरे दिमाग में जो जो points आ रहे थे उनसे related, but ऐसे ही आप दूसरे topics के लिए भी सोच सकते हो. Fine. So try and apply this format, this scheme on the topics that you read about. Discuss about the topics with your friends whenever you are free. जब भी free हो friends के साथ इन topics को discuss करो, उनके multiple facets को discuss करो ताकि आपका analytical power और बढ़ सके. This will help improve your analytical power. चल, let's move to the next topic. What if you do not have enough material to write an answer? अगर आंसर लिखने के लिए आपके पास enough material नहीं है तो क्या करोगे? तो इसके लिए दो चीजें आप कर सकते हो. वन, इनफ मटेरियल नहीं है तो जितना है उतना लिख दो. इफ यू डोंट हैव इनफ मटेरियल, you don't have say 5 points or 7 points, you just have 2 points, write those 2 points. You'll at least get 1 or 2 marks in the question. At least 1-2 नंबर तो मिलेगा. कुछ ना लिखने से बेहतर है कुछ तो लिख दिया. If you don't write anything, you'll get 0 marks. But if you write something, there might be a possibility you might get 1 or 2 marks, which will make a difference. जो बहुत बड़ा difference बनाएगा, right? So write at least something, whatever you know, write at least that. Okay. Second, अगर time है, तो interlinkages यहाँ पे भी create करो. If you have time, then create interlinkages over here as well. I'll give the example of the famous fjord question. जो fjords का famous question है उसका मैं example देती हूँ. So question क्या था? What are fjords? They make some of the most scenic. Why do they make some of the most scenic landscapes of the world? कुछ ऐसा question था, ठीक है? कि fjords क्या हैं? ये दुनिया के सबसे scenic landscapes कैसे बनाते हैं? ठीक है? Question ये था. So यहाँ पे fjords क्या है? ये तो बहुत easy चीज है. ये आप simply लिख लोगे. You can simply write down what are fjords, right? How are fjords making the extremely scenic or picturesque landscapes? इतने scenic और beautiful landscapes को कैसे बनाते हैं? अब यहाँ पे थोड़ा back thinking करो. Fjords बने कैसे? Okay, do some back thinking over here. How did the fjords get created? Right? So fjords have been getting created because of glacial activity. Glacial activity की वजह से बने. Glacial activity हुई और फिर वहां पे sea level rise हुआ, submergence हुआ, जिसकी वजह से वहां पे fjords बन गए, fjord coastline मिल गई. So there was a glacial trough which got submerged or there was a
increase in sea level, and that is what created the fjords. So the main cheese is glacial troghs hai fjords. Fjords are glacial troghs. Now glacial troghs, what all can they have on their sides? देखो ये वाला पोर्शन तो पानी के नीचे है. This part of the glacial trough is underwater, and that is why the fjord coastline got created. Fine. ये पार्ट पानी के नीचे था जिसकी वजह से fjord coastline बनी है. बट ये जो साइड्स हैं, यहाँ पे और क्या क्या मिलता है हमें ग्लेशियल वैली में? What other things do we find over here in the glacial valleys? Right? So ग्लेशियल वैलीज में यहाँ पे ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर्स होते थे एंड उनकी हैंगिंग वैलीज होती थी. We used to have tributary glaciers and their hanging valleys on the sides, right? So the tributary glaciers, they also deposit a lot of glacial till. Tributary glaciers जो हैं वो भी बहुत सारा glacial till deposit करते हैं, और इस till deposit की वजह से जो हमें soil मिलता है वो भी अच्छा खासा ठीक ठाक ही रहता है fertility में. The soil over here is also good enough in fertility, right? So you can there can be lush growth of vegetation. यहाँ पे वेजिटेशन की ग्रोथ काफी हो सकती है, तो वेजिटेशन रहेगा. वेजिटेशन है तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी रहेगी. देयर इज वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, सो देयर इज दैट एड्स टू द ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप. बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी से उस लैंडस्केप की ब्यूटी इंप्रूव हो रही है, राइट? सो देयर इज अ लॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी. सेकेंड, hanging valleys से there can be a lot of waterfalls. Fine. There can be presence of glacial caves. यहाँ पे glacial caves भी हो सकती हैं, यहाँ पे caves भी हो सकती हैं जो glaciers ने carve की. There can be presence of certain caves which have been carved by the glaciers. Then there can be presence of islands, skerries, within the water region. There might be presence of skerries. यहाँ पे skerries या फिर छोटे छोटे islands जो ज्यादा हार्ड मटेरियल से बने थे जिसको ग्लेशियर इरोड नहीं कर पाया, वो यहाँ पे रहेगा. There can be presence of islands made up of hard material that the glacier could not erode within the glacial trough, within the valley region, right? So ये चार चीजें हो गई. This adds to the beauty. इनसे ब्यूटी ऐड हो गई और इसकी वजह से यहाँ पे बहुत टूरिज्म होता है. There is a lot of tourism, eco tourism, adventure tourism, right? So eco tourism, adventure tourism यहाँ पे होता है. बहुत लोग जाते हैं, फोटोज खींचते हैं. Many people go over here for trekking, for hiking, for clicking photographs, right? हो गया आपका आंसर. So you have just backtracked कि ग्लेशियर क्या क्या करता है. तो fjord क्योंकि ग्लेशियर स्ट्रक्चर है तो fjord में ये चीजें हमें मिलनी चाहिए. So you have just gone back. What all things does the glacier do? And the glacier and the fjord is a glacial structure. So these things might be available in the fjords as well. And you have written your answer. आपका answer हो गया. 10 marker है, इतने points more than enough. This is a 10 marker question along with diagram. These many points are more than enough. Fine. So just make these interlinkages. Try to find connections with the topics that you know. जिन टॉपिक्स को आप जानते हो उनसे कनेक्शंस, इस टॉपिक का कनेक्शन बनाने की कोशिश करो. उस टॉपिक को, जो टॉपिक आप जानते हो उसको डायरेक्टली लिखने की जगह इस टर्म से उस टॉपिक को आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो वो देखो. इंस्टेड ऑफ राइटिंग the thing that you know, instead of what the question is demanding, instead of just writing the thing that you know, try and create a linkage between what the question is asking and the thing that you know. So that linkage creation will come with practice. ये जो चीज है ये प्रैक्टिस से ही आपको समझ आएगी. सो प्रैक्टिस करते रहो, धीरे धीरे ये चीज समझ आने लगेगी. प्रैक्टिस कैसे करनी है उसका 3 स्टेप प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है. हाउ टू डू द प्रैक्टिस, दिस 3 स्टेप प्रोसेस फॉर दैट आई हैव ऑलरेडी गिवन यू गाइस. Fine. So just keep on practicing creating these interlinkages and you will be able to write amazing questions, even for those amazing answers, even for those questions that you don't have on the first impression, you don't have many points for.
अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो इवन उन क्वेश्चंस के लिए जिनको पहली बार देखते हुए आपको ऐसा लगता है मेरे पास कोई पॉइंट्स नहीं है, वैसे क्वेश्चंस के लिए भी आप पॉइंट्स निकाल के लिख पाओगे आंसर, राइट? सो दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। ये चीज करने की कोशिश करो, प्रैक्टिस से ये चीज आएगी, ठीक है? दिस विल कम विथ प्रैक्टिस। देन आपने आंसर लिख लिया, बट उसका एनालिसिस कैसे करें? हर बार तो आप डिपेंड नहीं कर सकते कि कोई आपकी कॉपी चेक कर देगा, सो आपको सेल्फ एनालिसिस करना भी आना चाहिए। So if you have written the answer, how to analyze that? You cannot, depend every time on someone else that this person will check my answer, right? You cannot keep on waiting that, okay, they'll check my answer today, tomorrow, day after tomorrow. No, you need to know how to self-analyze your answer. Self-analysis करना बहुत important है। स्क्रीनशॉट है, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट किया था ये मैसेज, उसका ही डायरेक्ट स्क्रीनशॉट है, मैंने ही लिखे हैं ये पॉइंट्स, आई एम नॉट टेकिंग दीज पॉइंट्स फ्रॉम एनीवेयर एल्स। अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हो, ये पिन्ड मैसेज है, आप वहां पे भी चेकआउट कर सकते हो। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट यू कैन फॉलो टू गेट एन आइडिया ऑफ वेदर द आंसर यू हैव रिटन इज गुड इनफ और नॉट। आपने आंसर सही लिखा है कि नहीं, इसका आइडिया लेने के लिए आप इन पॉइंट्स को फॉलो कर सकते हो, ठीक है? पॉज करके यू कैन रीड दीज पॉइंट्स और यू कैन जॉइन द चैनल एंड सी दिस इन द पिन्ड मैसेजेस, ठीक है? या तो आप पॉज करके, वीडियो को पॉज करके इन पॉइंट्स को पढ़ सकते हो, बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं, वेरी सिंपल पॉइंट्स, नॉट कॉम्प्लिकेटेड एट ऑल। या फिर आप टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन करते हो तो पिन्ड मैसेजेस में ये मैसेज है, ठीक है? चलो, is attempting all the questions essential? Yes, yes, do it, attempt all the questions, but be smart about it. सारे questions attempt करो, but smartly. ऐसा नहीं कि पहला क्वेश्चन पढ़ा, आता नहीं है तो उसी पे बैठे रह गए 10 मिनट 15 मिनट निकाल दिए, नहीं। फर्स्ट रीडिंग में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, उसको स्किप करके दूसरे पे जाओ, जो आता है उसको पहले लिख लो, उसके बाद उन क्वेश्चंस पे वापस आओ जो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं समझ आए, ठीक है? So when you're writing your mains exam, there might be a few questions you might not know about. So do not fixate on them. Read the question. If you don't know anything about that question, then skip and write those answers first, which you have an idea of. Then later on, come back to those questions that you were not able to attempt in the first reading. Fine? But I would suggest please attempt all the questions. Even if you're not, able to get the time or get to make the structure, or you're not able to have enough points to write for that answer, at least write something. कुछ तो लिख दो। अगर आपको पॉइंट्स नहीं याद आ रहे या आपको पास टाइम नहीं है स्ट्रक्चर बनाने का, चलेगा, कुछ तो लिख दो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां पे लिख दो। अगर बस 20 सेकंड बचे हैं, एक क्वेश्चन बचा हुआ है, इसके बारे में बस पॉइंट्स लिख दो, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन वाले फॉर्मेट को छोड़ो, बस उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दो। If there is just 20-25 seconds remaining and you have one question remaining, then at least write some important points pertaining to that question. No need to follow the intro body conclusion format. Just write at least something. कुछ तो लिख दो। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, और अगर कोई क्वेश्चन है जिसके बारे में कुछ नहीं आता, जिबरिश लिखने की जगह उससे रिलेटेड कुछ एक आधी पॉइंट्स तो आप सोच ही लोगे, right? Write those points. Do not write gibberish, write the contextual points, but write something. Gibberish नहीं लिखना, contextual points ही लिखना है, but कुछ तो लिखना ही है। उनको interlinkages create करके points generate करके लिख के आओ। Create those interlinkages that I just talked about and write certain points over there. Fine? So that is very essential. ये बहुत ज़्यादा important है। कुछ नहीं आ रहा तो 2 पॉइंट्स लिखे, एक डायग्राम बना दिया। इफ यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर एनीथिंग, जस्ट राइट 2-3 पॉइंट्स, मेक अ डायग्राम एंड लीव इट एट दैट। फाइन? बट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। एक नंबर भी मिल जाता है किसी क्वेश्चन में जिसमें बस पॉइंट्स और डायग्राम लिखे थे, तो वो भी गेम चेंजर है। Even if you get 1 mark for that question where you just wrote a few points and made one diagram without any structure, then even that 1 point or 1 mark is going to make the difference. Fine? So attempt all the questions, very essential. सारे questions attempt करना बहुत ज़्यादा important है। Next, how to manage your time. This is very, very crucial for mains. This is a test of your mental strength.
जो मेंस एग्जाम है आपके मेंटल स्ट्रेंथ का भी टेस्ट है विद रिगार्ड्स टू टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से, राइट। सो मैनेज कैसे करना है टाइम। देखो आपका 3 घंटे का पेपर होता है, योर पेपर इज ऑफ 3 hours, यू गेट द क्वेश्चन पेपर 5 minutes इन एडवांस, 5 मिनट एडवांस में आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, ठीक। सो उस 5 मिनट को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, यूटिलाइज दोस 5 minutes वेरी नाइसली। हाउ? गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस, जिस हर क्वेश्चन से रिलेटेड एक आधी पॉइंट आपको एकदम हिट करेगा जैसे ही आप क्वेश्चन को रीड करोगे, उन पॉइंट्स को उस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है इस क्वेश्चन के पास उसके नीचे लिख के रख लो, right? So in these 5 minutes, when you read the questions, there will be a few points that will hit you as soon as you read the question. Just quickly jot down those points in, bad handwriting, gibberish handwriting, short forms, anything. शॉर्ट फॉर्म में, जिब्रिश हैंडराइटिंग में, किसी भी चीज में बस उन पॉइंट्स को जॉट डाउन कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि अब आपका जब आंसर राइटिंग टाइम शुरू होगा, तब जब आप उस क्वेश्चन पे आओगे आप देखोगे कि 1-2 पॉइंट्स वहां पे आपने लिखे हुए हैं, तो आप उन पॉइंट्स को जब लिख रहे हो तब आपका ब्रेन बाकी और दूसरे पॉइंट्स को सोचने के लिए चलता रहेगा। Your brain will be working while you are writing those points that you have already jotted down during these 5 minutes. Your brain will be processing other points, churning other points, so you won't be wasting your time. आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा कि बैठ के बस सोच रहे हैं लिख नहीं रहे, ठीक है। तो ये टाइम वेस्टेज जो है ये आपका एलिमिनेट होगा। दिस टाइम वेस्टेज वेयर यू आर जस्ट सिटिंग एंड थिंकिंग and not writing, that will get eliminated, because while your brain is thinking, you are writing the points that you have already jotted down during that 5-minute period, right? So that becomes very important. ये 5 मिनट बहुत crucial है. This 5 minutes is very important, very crucial. Okay, use it very judiciously. इसको बहुत judiciously use करना है. Fine. इसके अलावा वही 10 मार्कर में 7 minutes दो, 15 मार्कर में 11 minutes दो. Give 10 markers 7 minutes, 15 markers 11 minutes. If by chance by the end of the paper you have 2-3 questions remaining, you just have 10 minutes left, then in that case, whichever answer you know nicely, first attempt that, and for the rest of the answers just write the important points in a diagram. If you don't have time for diagram, skip it, just write important points. So अगर एंड में आपके पास बस 10 मिनट बचा है, 3 क्वेश्चन बचे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो जो क्वेश्चन सबसे अच्छे से आता है उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर में लिखो, और जो बाकी क्वेश्चन है, जो बचे हुए क्वेश्चन है, उनके रिगार्डिंग बस पॉइंट्स और डायग्राम्स बना दो, और अगर टाइम बहुत कम है तो डायग्राम भी छोड़ो, एटलीस्ट पॉइंट्स लिख दो। फाइन, सो दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। नाउ ये टाइम मैनेजमेंट का जो प्रैक्टिस है, ये आपको जब आप आंसर राइटिंग 3rd स्टेप पे जाओगे आंसर राइटिंग के, तब से ही शुरू कर देना है। You have to start this practice of time management as you reach the 3rd phase of answer writing practice. Fine? 7 minutes, 11 minutes, very essential. एक और चीज जो मैंने यूज की थी मेरे प्रेप के टाइम अपनी राइटिंग स्पीड इंक्रीज करने के लिए, one tip that I'll provide to you that I had used during my preparation to increase my answer writing speed. What I used to do, that the teachers, some of the teachers, they dictate the notes, right? Even in my classes, some of the notes I do dictate. So कुछ teachers होते हैं जो notes को dictate करते हैं, मेरी भी classes में मैं कुछ notes को dictate करती हूँ। अपनी वहाँ पे practice, writing practice increase करो, writing speed increase करो. Try and increase your writing speed over there. Try to write as the teacher is dictating the material. Try to write it then and there, so that you don't have to pause the video, or you don't have to go back. धीरे धीरे this practice will help you improve your writing speed. इस practice से आपकी धीरे धीरे writing speed improve होगी. टीचर जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे ही लिखने की कोशिश करो, ताकि आपको आगे जाके वीडियो को पॉज ना करना पड़े या रिवाइंड ना करना पड़े। धीरे धीरे इसी से आपकी राइटिंग स्पीड बेटर होगी। मेरी राइटिंग स्पीड इसी से बेटर हुई थी। मैंने जितने भी मेंस दिए उनमें एक में भी मेरा कोई क्वेश्चन नहीं छूटा। In all the mains that I have given, I have not left out even a single question, except in my first mains, which was in 2013, and we got 25 questions instead of 20. So in that year, the pattern had changed, so a lot of people had to leave the questions. So that is an exception. 2013 एक एक्सेप्शन है, तब 25 क्वेश्चन आए थे, मेरा फर्स्ट मीन्स था, 25 क्वेश्चन आए थे,
पैटर्न चेंज हुआ था, बहुत लोगों के क्वेश्चंस छूटे थे उस साल, तो वो साल एक एक्सेप्शन है, बट 17, 18, 19 जब मैंने मेंस दिया है तब एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा, इसी वजह से, इस प्रैक्टिस से. In 17, 18, 19, I did not leave even a single question in the mains paper because of this practice. So use this opportunity. When the teacher is dictating, try and write your notes as quickly as the teacher is dictating. जितनी जल्दी टीचर डिक्टेट कर रहा है उतनी जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश करो, तो इससे राइटिंग स्पीड आपकी बढ़ेगी और राइटिंग स्पीड विल इंक्रीज. So that is something that you can use for managing your time. Fine. Then how to do that last minute revision, end revision कैसे करना है. So इसके लिए देखो, जब आप end revision तक आए हो, आपने already multiple times उन चीज को पढ़ा हुआ है. You have already, done multiple revisions earlier and this is your last revision. ये अब आपका last revision है. So इस last minute revision के लिए आपको क्या prepare करना है? What do you have to prepare for that last minute revision? There might be some important topics, the important themes, and there might be certain topics that, certain facts, certain concepts that you are weak in. So कुछ important themes हैं और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें आप वीक हो, ऐसे कॉन्सेप्ट्स या फैक्ट्स जो आपको याद नहीं रह रहे जिनमें आप वीक हो. फाइन. तो इसके लिए क्या करना है, आप मल्टीपल रिविजन्स पहले कर चुके हो, आपने ये चीजें आइडेंटिफाई कर ली हैं. You have already done multiple revisions, you have identified these things already. Now what you need to do, take a A4 size sheet. एक A4 size sheet लो. अब आपको आपके चीट नोट्स बनाने हैं. चीटिंग के लिए नहीं यूज होंगे ये, एंड रिविजन के लिए यूज होंगे. ओके, यू हैव टू मेक योर एंड रिविजन नोट्स, नॉट द चीट शीट. ओके, सो फॉर दिस व्हाट यू नीड टू डू, टेक एन A4 साइज शीट. एक A4 साइज शीट लो. फर्स्ट टॉपिक, राइट इट डाउन. वेरी शॉर्ट पॉइंट्स, बहुत ही शॉर्ट इंडिकेटर पॉइंट्स बस यहाँ पे लिखने हैं. जस्ट राइट शॉर्ट इंडिकेटर पॉइंट्स, जस्ट द फैक्ट दैट यू आर अनेबल टू रिमेंबर. ओके, सो ऐसे ब्लॉक्स बना के उन सारी चीजों को इस A4 शीट में लिख लो, फ्रंट साइड बैक साइड. ट्राई करो कि एक ही शीट में एक सब्जेक्ट के सारे टॉपिक्स आ जाएं, वो टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है और वो टॉपिक्स जो आपके वीक हैं. Try that in a single A4 sheet, front side and back side, the entire topics of a particular subject which are important themes or which you are weak in, they come in one single sheet. So that before the mains, just a few hours, when only a few hours are left for your revision, you just need to revise this. आपको बस ये रिवाइज करना पड़े, बाकी आपको अपने बल्कि नोट्स ना उठाना पड़े. ठीक है, इससे आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव होगा, आपका दिमाग बहुत शांत रहेगा. This sheet will help you save a lot of time. It will help save a lot of mental agony. It will keep you calm. You'll be like, okay, I know what my weak parts are and I have, a sheet that can help me get over those weak parts. आपके दिमाग में ये टेंशन नहीं रहेगी. योर ब्रेन विल बी काम. आपका ब्रेन काम रहेगा ये जान के कि ठीक है, मुझे पता है मेरे वीक पॉइंट्स क्या हैं, मेरे पास एक शीट है जिससे मैं अपने सारे वीक पॉइंट्स को रिवाइज कर लूंगा या कर लूंगी. फाइन. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू इन दैट लास्ट मोमेंट्स, इन दोज लास्ट मोमेंट्स. फाइन. सो आइडेंटिफाई करके रख लो. अगर इस साल मेंस दे रहे हो तो आई एम प्रिटी श्योर अभी तक आइडेंटिफाई हो गया होगा वीक टॉपिक्स क्या हैं. उनके लिए ऐसी शीट बना के रख लो. Fine. So if you are giving the mains this year, I'm pretty sure you might have identified what are your weak topics. Make this kind of a sheet for those topics right now. Okay, so that will be very essential when you are actually giving your mains. If you feel that okay, the sheet is done, I still have some time, you can just browse through your notes once if you have time. अगर शीट रिवाइज करने के बाद भी टाइम बचता है, नोट्स को बस एक बार ब्राउज कर लो. ठीक है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है. पैनिक मोड में मत जाना, यार ये नहीं याद आ रहा, ये नहीं याद आ रहा, क्या करें. ओके, क्योंकि जब हम पैनिक मोड में जाते हैं हमारे ब्रेन के पास ऑक्सीजन कम जाने लगती है, ब्रेन की कैपेसिटी डाउन होने लगती है. When we go in the panic mode, our brain, our breathing becomes very fast, our brain starts to get less oxygen,
थिंकिंग कैपेसिटी स्टार्ट्स टू रिड्यूस. सो कभी भी पैनिक मोड आने लगे, फील हो कि यार मैं पैनिक मोड में जाने वाली हूँ या जाने वाला हूँ, डीप ब्रीदिंग, डू सम डीप ब्रीथ्स. डीप ब्रीदिंग करना, ब्रेन के पास ऑक्सीजन जाएगा, इसका थिंकिंग कैपेसिटी रिज्यूम होगा, आप थोड़े ब्रेन फॉगिंग नहीं होगी, अच्छे से आप चीज़ों को सोच पाओ. So if you feel like you're going into the panic mode, start deep breathing. Your brain will start getting oxygen. You won't go into the brain fog situation. You'll be able to think clearly once again. Right? So panic mode में नहीं जाना है. Panic mode में जाने लग गए तो deep breathing करनी है, खुद को calm down करना है. If you start going into the panic mode, do deep breathing, calm yourself down. You'll be able to give the exam. This exam is same for everyone. The questions are same for everyone. सबके लिए same questions आ रहे हैं, सबको equal amount में nervousness है. Everyone is nervous in an equal amount. So do not let that rattle you. उसको खुद को disturb मत करने दो. ये सोच के चलो कि सब ही उतने ही टेंशन में है जितने में मैं हूं. तो ठीक है ना, क्या कर सकते हैं. अब है टेंशन तो है, लिखना है पेपर तो लिखना है, तभी आगे बढ़ पाएंगे. राइट? So everyone has same amount of tension as you. But what can you do about it? You have to write the paper, you have to get through. So उस टेंशन के साथ पेपर लिखना, ये सोचना कि सब उसी टेंशन में है, मैं भी उसी टेंशन में हूँ, नॉर्मल चीज है ये. Just normalize the tension that you have in your head. उस टेंशन को नॉर्मलाइज करो और उसके साथ डीप ब्रीदिंग के साथ पैनिक मोड से एग्जिट करके अपने पेपर लिखने की कोशिश करो. ठीक है? ट्राई एंड राइट योर पेपर, deep breathing, remove the brain fog, and then try and write your paper. Okay, so that is all from my end. If beyond this also you have any doubts, any concerns, let me know in the comment section. I'll try and keep an ask me anything session for the mains exam. Okay, इसके बियॉन्ड भी कोई अगर डाउट्स आपके दिमाग में आते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. मैं ट्राई करूंगी कि एक आस्क मी एनीथिंग, एक फ्री लाइव सेशन रखूं आप सबके लिए, ताकि आप और जो भी आपके दिमाग में डाउट्स हैं उनको आप वहां पे आके पूछ सको. ओके, सो इफ यू लाइक द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच कंटेंट. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाना, कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ऐसे और कंटेंट के लिए. So thank you so much. All the very best for your mains preparation.